हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का यूनिट्स एंड डायमेंशन का 4th लेक्चर है। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने एट द एंड ऑफ द लेक्चर इंट्रोड्यूस किया था डिराइविंग रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि डायमेंशंस का सेकंड एप्लीकेशन था। तो आज उसी के ऊपर और प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसके बारे में मैंने थोड़ा ऑलरेडी बात किया था और एक बार बात कर लेता हूँ। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, बाद में इसी साल पढ़ेंगे। तो ये हो गया एक थ्रेड, ये हो गया एक थ्रेड और ये एक मेटल का बॉब है। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो ये ऑसिलेट करेगा ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये एक्सट्रीम है, मतलब ठीक। सो दीज आर एक्सट्रीम एंड्स, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ से ऑसिलेशन शुरू होता है, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, ये जाके ये होके ये आया, ये हो गया एक ऑसिलेशन, ये हो गया एक ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड या सिंपली पीरियड। ठीक है, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मास एम ऑफ द बॉब। ये है हम लोग, इसको हम लोग बॉब कहते हैं, बॉब। मास एम ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम के लेंथ के ऊपर डिपेंड कर सकता है। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, एट द प्लेस। तो क्वेश्चन इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास ऑलरेडी एक प्रॉब्लम किया, आज और करते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे सॉल्व करके जाऊंगा तो आप लोगों को क्लियरली दिखेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस किस पे डिपेंड करता है? हम लोग लिखेंगे लेट, ये सोल्यूशन है, हाँ, लेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड को हम लोग इन जनरल कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मास स्मॉल एम ऑफ द बॉब। तो मास स्मॉल एम के ऊपर डिपेंड करता है तो ठीक है, लेकिन स्मॉल एम टू द पावर 1 हो सकता है, स्मॉल एम टू द पावर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, हाफ हो सकता है, -हाफ हो सकता है, और भी कुछ भी नंबर हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे स्मॉल एम टू द पावर ए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मास के ऊपर डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है। मास स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, टाइम पीरियड और किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। तो कैसे डिपेंड करेगा नहीं पता, तो लिखेंगे एल टू द पावर बी। अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स, आप में से अगर कोई डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ गए तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, आप लोग प्लीज लास्ट लेक्चर भी एक बार देख लीजिए। नंबर 3, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर सकता है। तो लिख लेते हैं कैसे डिपेंड कर सकता है नहीं पता, तो जी टू द पावर सी। और अभी प्रोपोर्शनल के बाद इक्वल लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज डायमेंशनलेस। तो m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। ठीक है, इसको कुछ नाम देते हैं, सॉरी नंबरिंग देते हैं। लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 1। अभी ये इक्वेशन अगर करेक्ट है तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अच्छी तरह से लिखना है, मेरे जैसा नहीं। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम ही होगा। तो लिखते हैं डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के
m to the power a, l to the power b, g to the power c. ठीक है, this is time period, this is time period, this is time period. So time period is basically time period is basically time तो टाइम का डायमेंशन कितना होता है स्टूडेंट्स, t टू द पावर 1. खत्म. मास और लेंथ का कुछ नहीं है तो लिख लेते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 इक्वल्स टू k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो उसका तो कोई डायमेंशन नहीं रहेगा. देन मास टू द पावर a, मास होता है m टू द पावर 1, मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M टू द पावर 1 टू द पावर a. दिस इज लेंथ, लेंथ का होता है L टू द पावर 1 होल टू द पावर b. दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेसिकली एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स, मैंने करवाया ना, दिस L टू द पावर 1 t टू द पावर -2 होल टू द पावर क्या होगा c. अभी थोड़ा इसको ठीक ठाक करते हैं, और m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 इक्वल्स टू m टू द पावर a हो गया, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई b, b l टू द पावर b, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई c, l टू द पावर c, l टू द पावर b, l टू द पावर c हो गया स्टूडेंट्स l टू द पावर b प्लस c. t टू द पावर -2 टू द पावर c तो -2 मल्टीप्लाइड बाई c हो जाएगा -2ic. हुआ. अभी अगर ये इक्वल साइन अगर दिख रहा है तो पावर भी तो सेम होना चाहिए. इक्वल साइन अगर दिख रहा है तो m टू द पावर अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अगर m टू द पावर a है तो मतलब क्या होगा, a इक्वल्स टू 0. यहाँ पे l टू द पावर क्या है स्टूडेंट 0, और यहाँ पे l टू द पावर क्या है b प्लस c, तो b प्लस c क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0. l टू द पावर 0, l टू द पावर b प्लस c, तो b प्लस c का वैल्यू क्या हो गया 0. बीच में इक्वल साइन दिख रहा है ना. t टू द पावर 1, t टू द पावर -2ic, तो -2ic इक्वल्स टू हो जाएगा 1. a का तो वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है. यहाँ से c का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, -2 उधर आएगा, इट्स -1/2. ठीक है. b प्लस c इक्वल्स टू 0 ना, b प्लस c इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -c, implies b equals to -c, c is -half, minus of -half हो गया half. So therefore students a b c तो हम लोगों ने निकाल लिया. So therefore from equation 1 हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा, इट्स इक्वल्स टू k. ठीक है. m टू द पावर a है ना, तो a के जगह पे क्या लिखेंगे 0. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, m टू द पावर 0 मतलब मास पे डिपेंड करता नहीं है. अगर मास पे डिपेंड करता तो m टू द पावर 0 नहीं होता, दूसरा नंबर होता. तो और एक बार बात करूंगा, मैं पहले लिख लेता हूँ. m टू द पावर 0 हो गया, l टू द पावर b, l टू द पावर b, b के जगह पे क्या लिखेंगे हाफ. देन g टू द पावर c, c के जगह पे क्या लिखेंगे -हाफ. ठीक ठाक करके लिखते हैं स्टूडेंट्स इसको. और t इक्वल्स टू k, l टू द पावर हाफ बाई g टू द पावर हाफ होगा, g टू द पावर -हाफ तो नीचे जाएगा, तो l टू द पावर हाफ बाई g टू द पावर हाफ, l टू द पावर हाफ बाई g टू द पावर हाफ, इट्स स्क्वायर रूट l बाई g टू द पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट है ना स्टूडेंट्स. और m टू द पावर 0 को लिख के क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि m टू द पावर क्या आ गया 0. इसका मतलब वो जो मैंने अभी दिखाया था ना पेंडुलम, इसके मास के ऊपर ये है बॉब, ये है बॉब. दिस सिस्टम इज सिंपल पेंडुलम और ये क्या है बॉब. बॉब के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता. टाइम पीरियड जो है वो बॉब के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए m टू द पावर क्या आया 0. सॉल्व्ड है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. कैसे निकाला, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस. तो स्टूडेंट्स और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. द फ्रीक्वेंसी
न्यू, द फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, सिंबल को हम लोग न्यू कहते हैं, न्यू, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन। देखिए ये सब जगह आप लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने समझ में नहीं आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, किस किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो देखने से हो जाएगा। वैसे फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्या फिजिक्स है, अंदर में क्या फिजिक्स चल रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है सर, वाइब्रेशन क्या है, स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या है, वो सब चीज़ धीरे धीरे चैप्टर्स में आता रहेगा, ठीक है, तब आप लोगों का क्लियर होगा। अभी सब कुछ क्लियर करवाना इट्स नॉट पॉसिबल। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लेंथ, लेंथ को पहचानते हैं, हाँ पहचानते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, इसका डायमेंशन निकाल के रख देता हूँ पहले से, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली स्टूडेंट्स इट्स मास बाय लेंथ। तो मास बाय लेंथ का आप लोग डायमेंशन नहीं बोल पाएंगे क्या, मास पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली मास बाय लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मास का होगा m⁻1 और लेंथ का होगा l⁻1, वो ऊपर आएगा हो जाएगा l⁻⁻1। तो मास पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली मास बाय लेंथ, जिसका डायमेंशन मैंने लिख दिया, ठीक है। देन और किसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, टेंशन, टेंशन, सो टेंशन इज स्टूडेंट, टेंशन, हम टेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक कोई भी वायर अगर स्ट्रेच किया हुआ रहता है उसमें एक फोर्स आता है, उसको कहते हैं टेंशन। तो क्या बोला मैंने, उसमें एक फोर्स आता है, सो टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, पढ़ेंगे व्हाट इज टेंशन, अच्छी तरह से पढ़ेंगे इन द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। सो टेंशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ये याद रखना पड़ेगा, कहीं पे भी सिर्फ टेंशन, सरफेस टेंशन नहीं, सरफेस टेंशन इज डिफरेंट थिंग, अगर सिर्फ टेंशन लिखा हुआ रहे, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन किस किस पर डिपेंड करता है, लिखते हैं। तो सोल्यूशन मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, लेट फ्रीक्वेंसी जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, तो क्या लिखेंगे l⁻A, और किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ m। देखिए m को देख के मास लग सकता है, लेकिन m इज नॉट मास, क्लियरली लिखा हुआ इट्स मास पर यूनिट लेंथ, दैट मींस मास बाय लेंथ। देन टेंशन कैपिटल T इन द स्ट्रिंग, तो लिखेंगे टेंशन पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है नहीं पता, तो लिखेंगे टेंशन टू द पावर C। फिर से टेंशन को कैपिटल T से लिख रहा है, उसको टाइम पीरियड मत सोच लिएगा, इसको मत कंसीडर करजिए, सॉरी, इसको आप लोग मतलब कैपिटल T देख के इसको मतलब टाइम पीरियड मत सोचिए, दिस इज टेंशन, दिमाग में रखना पड़ेगा, इट इज टेंशन। तो सॉल्व करते हैं। सो प्रोपोर्शनल से इक्वल लिखेंगे, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, l⁻A m⁻B T⁻C, this is a dimensionless constant. So because this physical equation is correct, तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होना पड़ेगा, दैट मीन्स फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी dimension of frequency, that is left hand side must be dimension of right hand side, ना तो इजी है कि नहीं। यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन तो मैंने लिखा के दिया था, मास तो था नहीं तो लिखेंगे m⁻0, लेंथ भी था नहीं तो लिखेंगे l⁻0, कैपिटल T मतलब टाइम था, क्या था टाइम का पावर (⁻⁻1). डायमेंशनल फॉर्मूला सीखना पड़ेगा सब, डायरेक्ट नहीं सीखना है, फॉर्मूला सीखना है और उससे डायमेंशन निकालना है, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है। K इज डायमेंशनलेस, छोड़ दीजिए, व्हाट इज L, लेंथ, तो हो गया लेंथ, लेंथ का लिख दिया, तो N हो गया M, मास मत लिख दीजिए यहाँ पे, इट्स मास, M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, निकाल के रखा ना पहले से,
इट इज m to the power 1 l to the power -1 to the power b। मास का डायमेंशन लिख के टू दी पावर क्या लिखा b। व्हाट इज कैपिटल T? टाइम है क्या? नहीं, इट्स टेंशन। व्हाट इज टेंशन? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स का तो याद रखना ही है। इट्स m1 l1 t टू दी पावर -2 टू दी पावर c। ठीक है, इम्प्लाइज थोड़ा राइट हैंड साइड को ठीक ठाक करना है कि नहीं? हाँ, तो m टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई b हो गया m टू दी पावर b। यहाँ पे m टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई c मतलब m टू दी पावर c। m टू दी पावर b m टू दी पावर c क्या हो जाएगा? m टू दी पावर b प्लस c। सिंपल। l टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई a l टू दी पावर a l टू दी पावर माइनस b l टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई c प्लस c। सिंपल। और बचा क्या? t t नहीं है, t -2 t टू दी पावर -2 होल टू दी पावर c -2 मल्टीप्लाइड बाई c -2ic। हो गया। अभी क्या है, कंपेयर कर लेंगे। m टू दी पावर 0 है और यहाँ पे m टू दी पावर b प्लस c। इसका मतलब क्या है? b प्लस c का वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे m टू दी पावर जो होगा यहाँ पे भी तो सेम होना पड़ेगा ना, बीच में इक्वल साइन है। तो m टू दी पावर 0 m टू दी पावर b प्लस c, तो b प्लस c क्या हो गया? 0। देन l टू दी पावर 0 l टू दी पावर a माइनस b प्लस c मतलब a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या? 0। t टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2ic मतलब -2ic इक्वल्स टू -1। अभी इन तीनों इक्वेशन से abc निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन से तो क्लियरली दिख रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अभी c इक्वल्स टू 1/2 बिठा दीजिए यहाँ पे, तो b इक्वल्स टू तो -c होगा, b इक्वल्स टू -c होगा, तो c तो हाफ है तो b इक्वल्स टू होगा -हाफ। ठीक है, हो गया। b भी आ चुका है। चलिए अभी हम लोग क्या निकालेंगे? a निकालते हैं। तो a माइनस बी के जगह पे बिठाएंगे हम लोग -हाफ प्लस c के जगह पे बिठाएंगे हम लोग हाफ इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा प्लस हाफ, ये है हाफ, हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1, तो उधर जाके हो जाएगा -1। मिल गया ABC, ABC। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 का इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। फ्रीक्वेंसी का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। हाँ स्टूडेंट्स, मतलब मुझे बेसिकली लास्ट में लिखना था कि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालना है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, तो जगह नहीं होगा ना इतना कुछ लिखने से। क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन इक्वल्स टू k l टू दी पावर a l टू दी पावर a क्या हो गया? -1। देन b टू दी पावर -हाफ, सॉरी b इक्वल्स टू -हाफ, क्या बोल रहे हो? m टू दी पावर b है ना, तो m टू दी पावर b और b के जगह पे क्या लिखेंगे? -हाफ। देन टेंशन टू दी पावर c के जगह पे क्या लिखेंगे? हाफ। ठीक ठाक करके यहाँ पे एक बार लिख देते हैं k l टू दी पावर -1 मतलब 1/l ना, तो k के नीचे रख देता हूँ। t टू दी पावर हाफ, ये वाला नीचे जाएगा, डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ टू द पावर हाफ। टेंशन टू द पावर हाफ बाय मास पर यूनिट लेंथ टू द पावर हाफ, मतलब माइनस है ना इसलिए नीचे लिखे गया, तो टू द पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट। हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द वेवलेंथ लेमडा, सो वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा साइन से, लेमडा सिंबल से, सॉरी। बेसिकली इट इज ए लेंथ। वेवलेंथ का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग वेव चैप्टर में पढ़ेंगे, इस सेशन का लास्ट चैप्टर में मिलेगा। द वेवलेंथ लेमडा इट इज बेसिकली लेंथ लेमडा एसोसिएटेड विथ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है? मास, वेलोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट। मास क्या है, वेलोसिटी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, इन तीनों का डायमेंशन हम लोग को पता है। प्रूव डायमेंशनली दैट लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/mv। ठीक है, सोल्यूशन शुरू करते हैं। सो लेट वेवलेंथ
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कैसे डिपेंड करता है मास पे? नहीं पता, m टू द पावर a। वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है? नहीं पता, इसलिए तो लिखा v टू द पावर b। प्लैंक्स कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है? ये भी नहीं पता, तो लिखेंगे h टू द पावर c। ठीक है, और प्रोपोर्शनल से इक्वल लिखेंगे तो आएगा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट m टू द पावर a v टू द पावर b h टू द पावर c। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ दिस। ठीक है, सो वेवलेंथ इज बेसिकली विच फिजिकल क्वांटिटी? लेंथ। वेवलेंथ इज बेसिकली लेंथ, तो इसका क्या होगा डायमेंशन? l टू द पावर 1। मास तो है नहीं तो लिखेंगे m टू द पावर 0। टाइम भी नहीं है तो लिख लेते हैं t टू द पावर 0 इक्वल्स टू k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो उसको छोड़ देते हैं। मास टू द पावर 1, मास टू द पावर 1, तो मास का होगा m टू द पावर 1, मास टू द पावर a, सॉरी, तो a लिख दिया मैंने। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या था स्टूडेंट्स? l1 t टू द पावर -1 टू द पावर b। एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो मैं भी भूल जाता हूँ, तो अभी अभी देख के आया, फिर भी शायद भूल चुका हूँ। क्या था? 1 2 t टू द पावर -1। स्टूडेंट्स ये मैंने रट्टा नहीं मारा, अभी अभी देख के आया बुक से, भूल जाता हूँ मैं ये। वैसे मैं निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी तो निकालने का, तो ठीक है निकाल लेते हैं, सॉरी मतलब कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो राइट हैंड साइड को थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ ना। तो राइट हैंड साइड m टू द पावर a, अच्छा h टू द पावर c था ना, बात बात में मिस्टेक हो जाता है। तो m टू द पावर a, ये h था ना, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन टू द पावर c। वैसे आप लोगों को मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट तो करवाया, तो m टू द पावर a और यहाँ पे हो गया m टू द पावर c, तो हो जाएगा m टू द पावर a प्लस c। ठीक है, यहाँ पे हो गया l टू द पावर b और यहाँ पे हो गया l टू द पावर 2c, तो हो गया l टू द पावर b प्लस 2c। देन t देखते हैं, t टू द पावर नहीं है, t टू द पावर माइनस b, t टू द पावर माइनस c, माइनस b माइनस c हो गया। अभी कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड, m टू द पावर 0 है और m टू द पावर a प्लस c है, इसका मतलब a प्लस c इक्वल्स टू 0। l टू द पावर 1 है और l टू द पावर b प्लस 2c है, मतलब b प्लस 2c इक्वल्स टू 1। t टू द पावर माइनस b माइनस c है और यहाँ पे t टू द पावर 0 है, तो माइनस b माइनस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से माइनस सी को उधर लेके आ जाते हैं, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस बी ना। c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी। इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो b प्लस 2, c के जगह पे क्या डालेंगे? माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो b माइनस 2b, b माइनस 2b क्या हो जाएगा? माइनस बी। b माइनस 2b क्या हो जाएगा? माइनस बी। माइनस बी इक्वल्स टू 1, माइनस बी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब b इक्वल्स टू माइनस 1। मिल गया अभी। अभी यहाँ से b इक्वल्स टू अगर -1 है तो b के जगह पे -1 बिठा दीजिए, तो माइनस ऑफ -1 c आ गया, c इज 1। c अगर 1 है तो a इक्वल्स टू तो माइनस c होगा इस इक्वेशन से, a इक्वल्स टू तो माइनस c होगा ना इस इक्वेशन से, तो a इक्वल्स टू माइनस c, यानी कि माइनस c के जगह पे 1। मिल गया ABC। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं, इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म में रखने के लिए बोला है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, ये कितना आया? -1। वेलोसिटी टू द पावर b,
वेलोसिटी टू द पावर b, b कितना है -1. देन h टू द पावर c, प्लैंक्स कांस्टेंट टू द पावर c, प्लैंक्स कांस्टेंट टू द पावर c, c कितना है 1. ठीक है, इसको थोड़ा और सजा के लिख सकते हैं. h टू द पावर 1, सिर्फ h लिखने का भी मतलब होता है h टू द पावर 1, m टू द पावर -1 है, v टू द पावर -1 है, नीचे लेके आ जाते हैं m टू द पावर 1, v टू द पावर 1. सो आ गया आंसर. ठीक है, तो मैंने काफ़ी किया, 3 प्रॉब्लम किया आज, लास्ट क्लास 1 किया था तो 4 किया, काफ़ी है. आप लोग भी थोड़ा अपने अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे तो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, और यही है लास्ट एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर. ठीक है, तो CGS सिस्टम के बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए. CGS, तो CGS, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड. मतलब अगर मैं CGS यूनिट बोलूँगा तो उसमें लेंथ का यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या होगा, C क्या है, सेंटीमीटर है ना, तो लेंथ का यूनिट होगा सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ का यूनिट होगा सेंटीमीटर. मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम. ठीक है, और टाइम का यूनिट वही है सेकंड. ये हो गया CGS सिस्टम. ठीक है, उसमें हम लोग लेंथ कौन सा यूनिट में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर. ग्राम कौन सा यूनिट में, सॉरी, मास कौन सा यूनिट में मेजर करते हैं, ग्राम. और टाइम कौन सा यूनिट में मेजर करते हैं, सेकंड. लेंथ किसमें, सेंटीमीटर. तो क्या लिखा है एक बार देखते हैं. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी remains the same. The magnitude of a physical quantity remains the same whatever may be the system of units. एक एग्जाम्पल से समझाएंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा. आप लोगों को ये तो ऑब्वियसली पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो आप पहले तो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा आप लोगों को. 1 मीटर लेंथ और 100 सेंटीमीटर लेंथ अलग है क्या? हाँ, कौन सा लंबा जाता है, 1 मीटर ना 100 सेंटीमीटर? तो आप लोग बोलेंगे सर 1 मीटर लेंथ एंड 100 सेंटीमीटर लेंथ बोथ आर इक्वल लेंथ, बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड. तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यूनिट चेंज करेंगे, अगर यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा. अगर यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वही का वही रहेगा. मीटर से सेंटीमीटर जैसे लेके गया, 1 से 100 हो गया, लेकिन 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर बोथ आर इक्वल लेंथ. समझ में आया? तो इसको इन जनरल कैसे लिखे, इन जनरल तो लिखेंगे हम लोग N1U1 इक्वल्स टू N2U2. व्हाट इज U1? इसके साथ कंपेयर कीजिए ना. जैसे कि इसके जगह पे लिखा हम लोगों ने U1, U से यूनिट, U से यूनिट, और सेंटीमीटर के जगह पे क्या लिखा, U2. सेंटीमीटर इज यूनिट, यूनिट, मीटर इज यूनिट, यूनिट. ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर. तो इसके जगह पे लिखा N1, इसके जगह पे लिखा N2. तो ये इन जनरल है कि अगर आप यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, लेकिन टोटल मैग्नीट्यूड वही का वही रहेगा. समझ में आया ना? हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा और सोचिए, थोड़ा देखिए. ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल चाहिए क्या, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. मैंने सिंपल रखने के लिए मतलब सिंपल यूनिट ले रहा हूँ. तो यूनिट के जगह पे क्या है, किलोमीटर, यूनिट के जगह पे क्या है, मीटर. आप यूनिट बदल देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड
करके हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे डायमेंशंस का हेल्प लेके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी है तो इजी। तो क्वेश्चन इज कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क। ठीक है, 1 जूल को आर्क में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट इज जूल? व्हाट इज जूल? जूल इज SI यूनिट ऑफ वर्क। जूल इज SI यूनिट ऑफ वर्क एंड आर्क इज CGS यूनिट ऑफ वर्क। ये सब शायद आप लोगों को पता है, लेकिन इस साल पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क। तो यहां से मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। तो मान लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, कोशिश करते हैं इसको सिंपल करने का। वी नो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, अभी अभी पढ़ाया। ठीक है ना, और N1 के जगह पे लिखेंगे 1, नंबर है ना, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट के जगह पे लिखेंगे जूल। 1 जूल इक्वल्स टू कितना आर्क? दिस इज बेसिकली क्वेश्चन। 1 जूल इनटू आर्क मतलब क्या निकालना है आपको? 1 जूल इक्वल्स टू कितना आर्क? तो 1 जूल इक्वल्स टू N2 के जगह पे N2, क्योंकि वो तो पता नहीं ना अभी, वो भी पता है क्या अभी। सो 1 जूल इक्वल्स टू कितना, यूनिट के जगह पे लिखेंगे आर्क। तो बेसिकली N2 इज क्वेश्चन मार्क, मतलब N2 हम पता नहीं, हम लोग को N2 अभी निकालना है, N2 ही निकालना है हम लोग का काम। 1 जूल इक्वल्स टू 1 जूल इक्वल्स टू कितना आर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट व्हाट इज जूल? अभी अभी बोला इट्स SI यूनिट ऑफ वर्क। व्हाट इज आर्क? इट इज CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो पहले वर्क का डायमेंशन देख लेते हैं, वर्क का डायमेंशन देख लेते हैं। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स? M1 फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ना, L टू दी पावर 2 T टू दी पावर -2, ये हुआ वर्क का। जूल क्या है? जूल क्या है? जूल इज SI यूनिट, जूल इज SI यूनिट, जूल इज SI यूनिट। इसका मतलब, लेकिन डायमेंशन से तो आप लोगों को SI यूनिट लिखना आता है, तो लिखिए वर्क का SI यूनिट kg। मास है ना, मास का SI यूनिट क्या है? kg। टू दी पावर 1 नहीं लिखने से भी टू दी पावर 1 है। लेंथ टू दी पावर 2 क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। टाइम टू दी पावर -2 क्या लिखेंगे? सेकेंड टू दी पावर -2। हो गया ना। सो व्हाट इज दिस? सर SI यूनिट ऑफ वर्क। अरे भाई डायमेंशन से SI यूनिट लिखना आता है ना, मैंने करवाया ना। मास टू दी पावर 1, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास? kg। kg टू दी पावर 1 ना लिखना एक ही बात है, ना लिखने का भी मतलब 1 होता है। लेंथ टू दी पावर 2, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर, लिखो मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम? सेकेंड। तो ये क्या है? SI यूनिट ऑफ वर्क सर। और जूल क्या है सर? इसी SI यूनिट को नाम दिया गया था जूल। समझ में आ रहा है ना बात? और एक बार देखते हैं आर्क। व्हाट इज आर्क? व्हाट इज आर्क? CGS यूनिट ऑफ वर्क, CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो क्या आप लोग यहां से CGS यूनिट को नहीं लिख सकते क्या? बोलिए, मास, CGS यूनिट में मास क्या होता है? अभी अभी पढ़ाया। CGS यूनिट में मास क्या होता है? ग्राम, तो लिखिए ग्राम। CGS यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? सेंटीमीटर, तो लिखिए सेंटीमीटर। CGS यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड, तो लिखिए सेकेंड। ये क्या है? CGS यूनिट ऑफ वर्क सर। तो ये क्या है? ये भी CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो ये है CGS यूनिट ऑफ वर्क, जिसको नाम दिया गया आर्क। क्लियर है ना? ठीक है, सो इसको दे देते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 दे देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 जूल, जूल ना लिख के ये वाला लिखिए ना, दिस इज SI यूनिट ऑफ वर्क बेसिकली, जिसको नाम दिया गया जूल। समझ में आ रहा है ना? दिस इज SI यूनिट ऑफ वर्क। तो जूल ना लिख के
लिखते केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। N2 के जगह पे N2 रखते हैं और आर्क के जगह पे आर्क का मतलब लिखते हैं, मतलब CGS यूनिट ऑफ वर्क लिखते हैं। आर्क इज CGS यूनिट ऑफ वर्क को छोटा करके नाम दिया गया आर्क। दिस इज बेसिकली CGS यूनिट ऑफ वर्क। कैसे निकाला? डायमेंशन पता है ना हम लोग को वर्क का, इसे ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो आर्क ना लिख के आप लोग लिखेंगे ये वाला ग्राम, इसके जगह पे लिखा ग्राम। CGS यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, CGS यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर स्क्वायर, CGS यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम भी सेकेंड और CGS यूनिट ऑफ टाइम भी सेकेंड। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर किसका यूनिट होगा? लेंथ का। ग्राम किसका यूनिट होगा? मास का। टाइम किसका यूनिट होगा? सेकेंड का। CGS यूनिट हो गया। यहाँ से N2 निकालना है ना, तो बहुत सिंपल है। N2 इक्वल्स टू, ये सबको इस नीचे लेके आ जाइए। ऊपर क्या है? केजी मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 1 रखना है, रखिए। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ना ये सब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये सेकेंड इनवर्स स्क्वायर कैंसिल, अरे हो गया। किलोग्राम के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप लोग? किलोग्राम के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। क्यों लिखा? जिससे कि ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाए। मीटर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर, हाँ या ना? तो मीटर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है? मीटर के जगह पे क्या लिखेंगे आप लोग? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर है, सिर्फ मैंने मीटर के जगह पे क्या लिख दिया? 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज N2 इक्वल्स टू ग्राम ग्राम कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये बेसिकली 10⁻² है ना, 10⁻² स्क्वायर इज 10⁻4। 10⁻² स्क्वायर, 100 मतलब क्या? 10⁻², 10⁻² स्क्वायर इज 10⁻4, 10⁻4, और ये क्या है? 10⁻3 हो गया 10⁻7। ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। आ गया आप लोग का N2। इसका मतलब 1 जूल इक्वल्स टू, N2 चाहिए था ना हम लोग को, सो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 आर्क। हो गया, कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने 1 जूल को आर्क में। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आज का यही लास्ट रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन। कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन। व्हाट इज डाइन? डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स, एंड व्हाट इज न्यूटन? ठीक है, व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, व्हाट इज न्यूटन? स्मॉल लेटर से लिखा ना, स्मॉल लेटर से लिखा मतलब मैं साइंटिस्ट न्यूटन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। स्मॉल लेटर N लिखा मतलब, अगर ऐसे लिखेंगे ना आप लोग न्यूटन, तो हो जाएगा साइंटिस्ट न्यूटन, और अगर स्मॉल लेटर N से लिखेंगे तो हो जाएगा यूनिट, SI यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन। सो व्हाट इज दिस? SI यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज दिस? CGS यूनिट ऑफ फोर्स। हम लोग का क्वेश्चन क्या है? टू कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन। तो वही ये स्टेप्स, बहुत इजी, बहुत इजी। तो लिखेंगे N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, और N1 के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 नंबर। यूनिट के जगह पे क्या लिखेंगे? डाइन। 1 डाइन इक्वल्स टू कितना? यही हम लोग को निकालना। 1 डाइन इक्वल्स टू कितना? न्यूटन। 1 डाइन इक्वल्स टू कितना? न्यूटन। सो आवर एम इज टू फाइंड N2। तो डाइन और न्यूटन बेसिकली ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन सभी को याद रहना चाहिए। एक ही फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मैंने रट्टा मारने के लिए बोला था, वो है फोर्स। बिना समझ के नहीं, समझा उसके बाद रट्टा। सो m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2 हो गया फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स का ऐसा यूनिट बोल पाएंगे ना इसको देख के? बोलिए इस बार,
कैसे बोलेंगे आप लोग तो मेरे इस क्लास में नहीं है, अब तो कैमरे के उस पर है ना, ठीक है, तो घर पे बैठ के बोलिए। तो मास टू दी पावर 1, तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, केजी टू दी पावर 1 ना लिखने से भी होगा। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर टू दी पावर 1 होगा, ना नहीं लिखा मतलब 1 लिख लिया। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये क्या लिखा मैंने सर, आपने ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स लिखा, फोर्स का डायमेंशन यूज करके, फोर्स का डायमेंशन का हेल्प लेके आपने ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स लिखा, और इसी ऐसा यूनिट को ही नाम दिया गया, एक सिंपल नाम दिया गया न्यूटन, ठीक है ना। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। कौन सा वाला सिंपल है, न्यूटन। इसीलिए सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब सिंपल बनाने के लिए, इसके लिए इसको नाम दिया गया न्यूटन। सिमिलरली हम लोग सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हैं, मास टू दी पावर 1, सीजीएस यूनिट ऑफ मास ग्राम, सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट ऑफ टाइम इट इज सेकेंड ओनली। ये क्या हो गया, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, उसको एक छोटा सा सिंपल सा नाम दिया गया डाइन, हो गया। तो अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 से फिर से लिखेंगे 1 डाइन के जगह पे ये वाला डाल देते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और N2 न्यूटन के जगह पे लिखेंगे केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, एक ही बात। इम्प्लाइज यहाँ से N2 निकालना है, एम शायद आप लोग अभी निकाल पाएंगे। ऊपर क्या रहेगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। सेकेंड इनवर्स स्क्वायर कैंसिल काटना पड़ेगा, ठीक है काट देते हैं। N2 ग्राम, किलोग्राम के जगह पे क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, ऊपर ग्राम नीचे का ग्राम कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर, ठीक है रखते हैं सेंटीमीटर, नीचे वाला क्या है, मीटर के जगह पे क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर कैंसिल। तो N2 क्या मिला आप लोगों को, 10 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 2 बन गया 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5 ऊपर आएगा तो बन जाएगा 10 टू दी पावर -5। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 मिल गया ना, N2 10 टू दी पावर -5 फ्रॉम इक्वेशन 1 डाइन इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन। समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और ठीक है।